यहां लिख रहा हूं, हाँ जी, क्लास शुरू होने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस। 3 मास है, सबका मास सेम है, m1 m और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे आपको उनको लेके अरेंज करना है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मासेस, कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इन तीनों को इस सिचुएशन में लाने के लिए, निकालें। आसान सवाल है बहुत। इसका जो आंसर आया है वो आया है ठीक है। कैसे आया? पहले पार्टिकल को लेके आएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, दूसरे को लेके आएंगे तो आपका -GMM/a हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल भी आ गया। तीसरे को लेके आएंगे तो उसको इन दोनों का अट्रैक्शन लगेगा तो 2 टर्म वो आ जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे सिंपली -GM²/a। अब आप पिछले सवाल में और सवाल में देखें, जो ये सवाल था यहां पे आपने क्या किया था, जब भी ऐसा सवाल आए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आप काउंट कर लो। आप देखें यहाँ पे इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर और ये पेयर, इसके अलावा कोई और लाइन एग्जिस्ट करती है क्या दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली? नहीं करती। तो आप सारे पेयर्स, जितने पेयर पॉसिबल हैं वो सारे काउंट कर लो, सबकी निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं कल वाले सवाल पे। ये है आपका, यहाँ पे आपको क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे m मास रखा है, ऐसा आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं आप सब बनाएंगे, ठीक है। ये जो येलो लाइन है ये बताओ कितनी है? आराम से काउंट कर लो। चलो 12 है, ठीक है। इन जहां भी येलो लाइन है दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस a है, आप कोई भी येलो लाइन ले लो, उस हर येलो लाइन का डिस्टेंस है वो a है। तो 12 ऐसी येलो लाइन है उनका डिस्टेंस a है। फिर आप देखें रेड कौन सी बनाई है मैंने, हाँ किसी भी एक फेस पे दो पार्टिकल्स का जो ये क्रॉस वाला वो है डिस्टेंस है वो लिया है। तो आप बताइए रेड लाइंस कितनी बनेंगी? एक फेस पे दो बनेंगी, फेस कितने हैं? 6 हैं, 6 दूनी 12। लेकिन इस रेड लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? √2a, ठीक बात है। अब इसके अलावा कोई और डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? यहां जो एटम रखा है ये क्यूब मान लें, यहां एटम रखा है, उसका डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस कितना होगा जो इसके अपोजिट कॉर्नर में होगा? √3a। एक ऐसे हो गया और एक नीचे से आएगा, एक ऊपर हो गया, दो डायगोनल ऐसे आएंगे इस साइड, 4 हो जाएंगे। अब ये इसकी जो लेंथ है ये √3a आई, कैसे आई ये कौन बताएगा? इस वाले की तो √2a समझ में आती है, इसकी √3a कैसे आई? सबको समझ में आती है बात? हाँ भाई आदित्य बताओ कैसे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये ऐसे आपकी √2a है नीचे वाली फ्लोर पे, ये a है, a का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a²। 2a² ये हो गया, a² ये हो गया, 3a² का √3a। तो 4 लाइंस आपकी √3a वाली हैं।
तो आपके पेयर हो गए 12, 12 24 और 4 28, 28 पेयर हो गए। तो अगर आपको लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी तो यू विल राइट U इक्वल टू -12 G(m²/a) माइनस G(m²)√2a एंड माइनस 4 G(m²)/√3a। ये आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, बस आसान है। अगले को ट्राई करेंगे। अब ये आपका रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड हर साइड ए है, आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालें, उनके डिस्टेंस निकालें। इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। आ जाए बोर्ड पे, आ जाए आप, बताएं क्या किया आपने। ऐसे थोड़ा ना कभी कहीं पे रुकते हो। आप बताएं क्या है, आपको क्या एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा। यहाँ पे ज्योमेट्री लगानी है आपको। मेन चीज इस सवाल में क्या बच गई है, ये रेड लाइन का डिस्टेंस निकालना है आपको। ये एंगल 60 बता रहे हैं आप, 120 होगा ये एंगल। देखिए आप, सुने ध्यान से। रेगुलर हेक्सागन में ये सारे एंगल 60 के होते हैं, ये सारे 60 के हैं। और ये जो ट्रायंगल्स बनी है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ये वाला एंगल भी 60 का होता है, ये वाला भी 60 का होता है, ये वाला भी 60 का रहेगा। इस तरीके से एंगल्स मैंने आपको बता दिए, अब ट्राई करें। कहने का मतलब अगर ये पूरा एंगल देखेंगे तो ये पूरा एंगल 120 है। हाँ जी, रेड लाइन आपकी यहाँ है, यहाँ से यहाँ। ये वाला एंगल मैं कैसे बताऊं यार, आप बताएं। ये बता दिया मैंने, ये 60 120 है, ये एंगल 120 है, तो सिमेट्रिक हो गया ना। हाँ, 120 में 60 का 30 होगा। बताएं कैसे निकालेंगे। हाँ, ये तो पता, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। 10वीं आप सब पास करके आए हैं, मार्कशीट आ गई होगी। अबे कुछ नहीं है, ये निकाल दो रेड लाइन का डिस्टेंस, मुझे तो बस जो लेना ले लो यार। देखते हैं। देखिए भाई, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, ये वाला एंगल कितना है। हाँ जी, 30 है। ये वाला एंगल 30 डिग्री। आप ये बताएं इसका, देखते हैं। ये वाली साइड आपकी ए है, तो क्या आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर ये 38 डिग्री एंगल है तो। बताएं कितना आएगा। ये आपका रहेगा इसका कोस वाला कंपोनेंट। अगर इसका कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसके बराबर रहेगा, दिस विल बी a cos
30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आप बताएंगे। हाँ जी, √3/2 a इंटू √3/2। क्या ये वाली साइड भी इतनी रहेगी? हाँ जी, तो क्या डबल हो जाएगा इसका? तो ये रेड लाइन का डिस्टेंस हो गया आपका √3a। ठीक है, अब लगे हाथों आप ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लें। हाँ हाँ जी, यहां पे जो रेड है, रेड का डिस्टेंस आपने बताया √3a। येलो का बताएं कितना आएगा? सॉरी येलो नहीं, ब्लू, 2a। 2a कैसे आया? क्योंकि आपको पता है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए और ए 2a हो गया। राइट डाउन टोटल पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। कहां से? देखिए बेटा, ये वाली साइड का, सुने ध्यान से, ये वाली साइड का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? a cos 30। तो a cos 30 कितना हो गया? a इंटू √3/2। ऐसे ये भी होगा, तो a इंटू √3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका डबल होके 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ऐड करने के बाद आ जाओ, समझाऊंगा। कम नहीं नहीं, जल्दी जल्दी तुरंत। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर आ। हाँ जी, आजा, मैं बताऊंगा, लिखूंगा लिखूंगा ना, आजा इसको पकड़। हाँ बता क्या, यहाँ पे जो ये वाली साइड समझ में आ गई, ये वाली भी इतनी होगी। यहाँ पे लिख, ये वाला टर्म यहाँ नीचे लिख, इसको दूसरा, हाँ टच नहीं होना चाहिए, इसमें यही ऐड कर दे प्लस करके। हाँ जी, ऐसी दो टर्म्स को ऐड करके क्या आएगा ये आपको बताना है। आप जो भी करना है इसको करें, सिंपली √3 आ जाएगा। तो वही मैंने बताया तब से। हाँ देख लेना, 2a कैसे आया? ये देखिए आप, ये वाली साइड आपकी ए है, तो ये वाली भी यही रहेगी, सारी साइड ए है, तो ये आपकी 2a हो गई। ठीक, हो गया? सवाल लिखें अगला। हाँ जी, कैलकुलेट change in potential energy, calculate change in potential energy or work done, calculate change in potential energy or work done, or work done to raise a particle of mass m small वाला। Calculate change in potential energy or work done to raise a particle of mass small m to height h above the earth's surface. To raise a particle of mass m to height h above the earth's surface. सवाल देख लें क्या एक बार। ये आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस से
किसी पार्टिकल को h हाइट आपको रेज करना है, m मास का पार्टिकल है, पहले यहां पे था, आपने h हाइट तक रेज किया है, यहां से यहां जाने में 0.1 से 0.2 जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा या फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है, कल जो फॉर्मूला था आपका वही यहां पे यूज करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। करें ट्राई, सब लोग करेंगे ट्राई। 0.1 से 0.2 तक m मास को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, ये निकालना है आपको। तनिष खड़ा हो जा पीछे, खड़ा हो पीछे तुरंत। अरे तू कई दिन से नजर में है मेरे, पीछे चला जा। मैं क्या कह रहा हूँ, खड़ा हो जा पीछे, वहां जा। ध्यान रखना है, वहीं खड़ा हुआ लिखेगा, नहीं सिर्फ पीछे। आपको हिंट दे रहा हूं, पहले पार्टिकल 1 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालनी है, सेकंड पे निकालने, दोनों का डिफरेंस कर दें। यहां पे 0 होगी, कैसे? आपको कल जो फॉर्मूले करवाए हैं वो लगाने हैं आपको, mgh नहीं लगाना है ना, वो आप एक बार छोड़ दें। हाँ, इसका डिस्टेंस r है, अगर ये डिस्टेंस आप मानेंगे r। हाँ जी बेटा, नहीं आपको r के टर्म में निकालना है, r के टर्म में निकालना है। हाँ, ये h प्लस r हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, अगर जब उसकी निकालेंगे तो, इसका निकालेंगे जब r यूज होगा। तो आप मुझे बताएं आदित्य, आप बताएंगे u1 की वैल्यू कितनी आएगी? वो आदित्य आ जाए यहाँ पे। हाँ जी, क्यों थे एब्सेंट? वीडियो अवेलेबल है आपके पास, देख के आए हैं आज, तुरंत यहाँ आ जा, इस साइड और साइड। हाँ जी बताएं आर्यन, u1 कितना आएगा? -Gm/m/r। ठीक है, ये सारा मास आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, अब बताएं u2 कितना आएगा? अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डेल्टा u, u2 माइनस u1, पुट करें वैल्यू और बताएं फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। यहां तक क्लियर है? माइनस वाला जो टर्म है पॉजिटिव हो गया आपका, माइनस साइन आने के कारण। इसके बाद यहाँ पे आपने r कॉमन लिया है तो अंदर 1 + h/r हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म दोनों में है तो कॉमन आ सकता है, ये शायद ये वाला टर्म आपका, हाँ यहाँ से 1 रह गया और यहाँ से -1/h+r। इसको फर्दर सोल्व करें, बताएं कितना आएगा। इसको यहाँ से आप और सोल्व करेंगे ऊपर एलसीएम लेके,
यहां तक लिख लिया, यहां तक नोट करें पहले एक बार। हाँ ऐसे ही कुछ है। लिख लिया, डेल्टा यू इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, अंदर कितना आया था 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे जी एम एम बाय आर, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर माइनस 1 अपॉन एच बाय आर, ऊपर वाले टर्म में ये कटेगा तो ये आपका हो गया जी एम एम बाय आर, साथ में एच बाय आर इंटू 1 प्लस एच बाय आर। हाँ वो देखते हैं अभी एक बार, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच, और नीचे 1 प्लस एच बाय आर। आप उसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, एक बार वहीं पे छोड़ रहे हैं। इस टर्म में ये बताएं ध्यान से देख के, क्या ये टर्म देखा हुआ लग रहा है? क्या है ये? जी, तो क्या डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर। हाँ जी बेटा, यहां ये वाला, यहां देखें ये ऊपर जाएगा, ये माइनस होगा तो ये पूरा ऊपर गया, माइनस नीचे एलसीएम आ गया, ठीक है। ये आपका h बाय जो r है ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, h ये रहा, r नीचे आ गया और ये टर्म नीचे ही रहा, ठीक है। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यहां लिख लिया, जी एम बाई आर स्क्वायर, एम अलग निकाल लिया, h अलग निकाल लिया। ये देखें ये वाला टर्म देखें ध्यान से, ये टर्म यहां लिखा है, ये टर्म ये रहा, ये टर्म आपका ये रहा, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि अर्थ सरफेस से यदि हम ऊपर लेके जाएं किसी ऑब्जेक्ट को, तो अगर h हाइट उठाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये अलग आ गया है, क्योंकि आपने किया तो वही है ना, एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के आप एक हाइट h तक लेके गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या वर्क डन अलग आया है। इसका मतलब आप एक बात बताएं, इस फॉर्मूले में अगर h बहुत छोटा हो r से, इफ h इज मच मच लेसर देन r, तब ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर h बहुत छोटा हो r से, अगर h r से बहुत छोटा है तो ये टर्म इसके मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं कि 1 बाय 10,000, इसको 1 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको 1 मान सकते हैं। डेल्टा u विल बिकम mgh। तो अभी तक जो आप फॉर्मूला यूज करते आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू हाइट h mgh, वो आपका एप्लीकेबल कब है? जब आपकी कम हाइट की बात कर रहे हैं, आप कम हाइट तक रेज करना है तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, अगर हाइट ज्यादा है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स। इससे पहले जब आपने mgh निकाला था, आपको ध्यान हो तो वर्क डन आपने क्या किया था? फोर्स को mg माना था और इनटू h कर दिया था, ध्यान है आपको? जब आपने वर्क डन निकाला था h हाइट तक उठाने का, तो फोर्स आपने mg मान लिया था और इनटू h कर दिया था। अब जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तब g आपका कांस्टेंट नहीं रहता है ना, तो आप सिंपली mg नहीं मान सकते क्योंकि mg तो बदल रहा है। तो इसलिए ये आपका स्मॉल हाइट के लिए है और वो आपका लार्ज हाइट के लिए। नोट डाउन कर लें।
लिखवाऊं? बताओ बेटा, पूछना कुछ? अगर h बहुत छोटा है r से, तो क्या ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा एक से? जैसे अगर r मान लो इतना है और h इतना है, तो 1/1,00,000 बहुत छोटा है, ये हो जाएगा 0.00001। इसको अगर एक में ऐड करेंगे तो एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप हटा सकते हैं उसको। हटा दिया तो आपका वो mgh रह गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। what velocity should be given to a particle of mass m at the surface of earth so that it reaches to a maximum height of h, small h। देखिए सवाल कैसा है। ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहां से एक m मास के ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दूं कि ये मैक्सिमम h हाइट तक जाए। ठीक है, आपको बाकी सब पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पता है, अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है। आपको आंसर निकालना है इन्हीं सब पैरामीटर्स के टर्म में, कितनी वेलोसिटी दें कि ये h हाइट तक पहुंच जाए। हिंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी? कब लगती है? जब, एक मिनट आप बताएं, जब एक ही फोर्स लगे। फोर्स दो भी हो सकते हैं, बट दोनों आपके जो फोर्स लग रहे हैं अगर वो कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी लगेगी। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इस बात का मतलब क्या समझू मैं? हाँ जी बेटा, देखो मिक्स मत करो आप। देखो यार, दो बातें याद करा रहा हूं। क्या? जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो वो फोर्स कैसी होती है? ठीक है। और जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही हो तो आपकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इस बात का मतलब है कि टोटल एनर्जी का सम काइनेटिक का और पोटेंशियल का मिला के सेम रहेगा। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेंगे, अभी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है mgh, है ना, नीचे आएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक बढ़ेगी, पर दोनों का जोड़ सेम रहेगा। कंजर्वेशन का ये मतलब है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। दोबारा बताऊं बेटा, सुनो। हाँ, पहले वाला सुने एक बार। जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो वो कंजर्वेटिव होती है। तीन एग्जांपल हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो तब आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इस बात का मतलब है कि टोटल एनर्जी का सम किस किस का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, हमेशा सेम रहेगा। तो आपको अब देखते हैं, यहां से इसको v स्पीड से फेंका है और वो h हाइट तक पहुंचता है, तो v कितनी होगी, h तक पहुंच जाए। करेक्ट राइट। हिंट ये है कि इस पोजीशन पर आप टोटल एनर्जी का सम लिखें और इस हाइट पर टोटल एनर्जी का सम लिखें और दोनों को बराबर कर दें क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, करेक्ट राइट।
कल आपका ब्लैक बोर्ड टेस्ट रहेगा चैप्टर ग्रेविटेशन का, जो अब तक कराया सारा रिवाइज करके आना है, सबका नंबर आएगा, मान के चले। सबका नहीं आएगा तो आधों का तो आएगा। जो कराया है ग्रेविटेशन में वो कराऊंगा, जो क्लास में कराया है वो। अब जो क्लास में मैंने कह तो उसमें क्वेश्चन आ गए ना, ठीक, सब बहुत कुछ करना है, वो आप टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे आप। ये सवाल करें तब तक। नजी, तेरा तेरा नंबर है अब, किस बात का? बाहर भेजने का, यहाँ से बाहर घर भेजने का तेरा नंबर है। हाँ, चुपचाप बैठ के पढ़, क्लियर है ना? हाँ जी, ये टर्म बता देंगे करके, बताएं आप। हाँ देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि mgh अब भूल जाएं, -gmm/r याद रखें। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अरे यहां से जब आपने वेलोसिटी दी है उसको, तो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी ना, 12mv²। जब ये ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो इसकी v लगातार घटेगी। यहां बताएं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? R+h। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी। इन दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप करेंगे -gmmr+h इक्वल टू -gmmr+12mv²। इस टर्म को इस साइड ले आए, gmm/r -gmm/r+h इक्वल टू 12mv²। क्या m कॉमन आगे कट जाएगा? यहाँ पे gm भी कॉमन निकाल सकते हैं, gm कॉमन निकाल सकते हैं, और स्मॉल m को कट कर दिया कॉमन लेके, तो यहाँ पे आ गया 1/r - 1/r+h। उस 2 को इस साइड ले आए तो 2 यहाँ पे आ गया, v²। ये आपका r+h रहेगा, 2gm/r+h-r। ये r कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, और आगे फर्दर इसको h को डिवाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या r² को कॉमन निकालें तो यहाँ पे g बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे करें 2gm/r², h अपॉन एक मिनट, देखें यहां तक क्लियर है? कहां से? आ जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। नहीं ये बताओ यार, इसमें क्या लिखा है? आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ समझ में आया, बता यहाँ पे। अरे बता, वहां से क्या समझ में नहीं आया बता। यहाँ कुछ समझ में आया, ये कैसे जोड़े हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? सेम हो,
डांट निकलवा डॉक्टर के जाके कानों की। अभी बताया है कि सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का जोड़ बराबर होगा, आपका चेंज नहीं होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या ऐड की है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जोड़ इस पॉइंट पर, और पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ इस पॉइंट पर, दोनों को बराबर किया है, बराबर किया है। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट तक। इसके बाद आप देखें ये वाला आर जो है इसको तो कंफर्टेबली बाहर निकाल ही सकता हूं। जब ये वाला आर बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह 1 रह जाएगा और वो h बाई आर हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, ये ऊपर h बच गया, h 1 प्लस h बाई आर। ऐसा करने का उद्देश्य है कि जी एम बाई आर स्क्वायर से हम ऑलरेडी परिचित हैं। क्या हो गया ये जी, तो आप v उस साइड v स्क्वायर रहेगा बराबर में v स्क्वायर। तो v का आंसर आ गया 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय आर का रूट। g किसकी जगह लिखा, इसकी जगह, ये आपका आंसर। ठीक है, इतना ही करें आज।